डेमोक्रेसी। आज हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में कि ये डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है, ये ग्रीक वर्ड डेमो प्लस क्रेसी, इससे डिराइव हुआ है। डेमो का मतलब है पीपल और क्रेसी का मतलब है रूल। तो साफ समझ में आता है कि डेमोक्रेसी का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो वो होगा रूल बाय पीपल। मतलब जहाँ पर अल्टीमेट पावर्स जनता के पास हों। ऐसी पॉलिटी को, ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ऐसे सिस्टम को डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पर लोग मिलकर डिसीजंस लेते हैं और लोगों के पास फाइनल पावर्स होती है सरकार चलाने की। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो है डेमोक्रेसी का, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही आइडियल है, जहाँ पर लोग सब मिल के डिसीजन ले रहे हैं और सारी पावर्स उनके पास हैं। लिटरल सेंस में डेमोक्रेसी अगर ऐसी होती है तो उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पर लोग डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, लोग डायरेक्टली डिस्कशन करते हैं और फिर डिसीजंस लेते हैं, ऐसे उसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन एक्चुअल में डेमोक्रेसी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। डेमोक्रेसी जहाँ पर नॉर्मल आजकल के इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के तौर पर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उन जनता के बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। सो द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न वर्ल्ड evolved in Britain, although its ancient concept and practice was in ancient Greece. तो आज के जो मॉडर्न पीरियड में जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस चल रही है, ये ब्रिटेन में इवॉल्व हुई थी, मतलब आजकल की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है। लेकिन ये इतना मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो एंशियंट पीरियड में भी इसके कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, और एंशियंट ग्रीस उसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था और प्रैक्टिस में भी था। अब जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है और हम अपने आप को बताते हैं कि हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, और लगातार पिछले इंडिपेंडेंस के बाद एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के तौर पर उभर के आए हैं। तो ऐसी क्या खासियत होती है डेमोक्रेसी में, और किस वजह से हम कहते हैं कि इंडिया एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, इन सब बातों को आज हम जानेंगे। सो डेमोक्रेसी इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रीडम। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ह्यूमन फ्रीडम की बात की जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ रूल बाय पीपल। यहाँ पर पीपल ही रूल कर रहे हैं। तो पीपल रूल कब कर पाएंगे? जब तक अगर वो ऑप्रेस्ड रहेंगे, उनके पास फ्रीडम नहीं रहेगी, सो दे विल नॉट बी एबल टू रूल प्रॉपरली। तो अल्टीमेट पावर्स होने का मतलब ही यही है कि वो फ्री हों। सो ह्यूमन फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डेमोक्रेसी। अगर आप देखें भी तो डेमोक्रेसी के बारे में जो डिस्कशंस होते हैं, उसमें ह्यूमन फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहता है। अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो ह्यूमन फ्रीडम की बात हमेशा की जाती है। अगर सरकार कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है जहाँ पर ह्यूमन फ्रीडम वहाँ पर सप्रेस हो रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है, वो लगातार उस पर प्रोटेस्ट भी होते हैं। तो ह्यूमन फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। Democracy is based on principles of majority rule along with individual and minority rights. तो ये बात है। मेजॉरिटी रूल क्या होता है? मान लीजिए 100 लोग हैं किसी क्लास में, तो अगर कोई डिसीजन लेना है तो मेजॉरिटी रूल क्या होगा? अगर मेजॉरिटी कोई डिसीजन लेती है, मान लीजिए किसी स्कूल में 100 लोग हैं, या किसी पार्टिकुलर कोई सेट है जहाँ पर 100 लोग हैं, और कोई भी डिसीजन लेना है, तो मेजॉरिटी यानी 50 से ऊपर लोग, 50 से ऊपर लोग अगर कहते हैं कि ये काम होगा, तो वही माना जाता है। इसे कहते हैं मेजॉरिटी रूल, यानी मेजॉरिटी डोमिनेट्स, जो मेजॉरिटी चाहेगी वो काम होगा। तो डेमोक्रेसी इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जिसके पास ज़्यादा नंबर है उसी की सरकार चलेगी, उसी की बात मानी जाएगी। और यहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स की भी बात की जाती है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी रूल है तो ऐसे सेट ऑफ पीपल, उनकी ह्यूमन फ्रीडम भी सप्रेस होगी। तो मेजॉरिटी रूल के साथ साथ डेमोक्रेसी में ये भी इंश्योर किया जाता है कि माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो सप्रेस ना हो, क्योंकि कभी कभी मेजॉरिटी हो सकता है ऐसे डिसीजंस ले जो माइनॉरिटी के हित में ना हो। तो
इस बात की भी सहूलियत रखी जाती है कि मेजॉरिटी ऐसे डिसीजंस ना ले पाए जो माइनॉरिटी के राइट्स को सप्रेस करे या उनसे उनके राइट्स या फ्रीडम ले सकें। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू प्रोटेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, यहाँ पर लॉ होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंश्राइंड है। अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और इनको स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का मतलब है कि ये चीज़ हमारे बेसिक फंडामेंटल लॉज में इंक्लूडेड है। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम धीरे धीरे पॉलिटी को और आगे बढ़ाएंगे। Democracies conduct regular, free and fair elections open to all citizens. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पहली बात होती हैं, एंड इट इज़ ओपन टू ऑल सिटीजन्स, मतलब कोई भी इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है और सारे एडल्ट्स के पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। तो फ्री और फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, चुनाव जहाँ होता है, तो उन चुनाव में अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो डेमोक्रेसी वो सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं होती है। Democracy subjects governments to rule of law and ensures that all citizens receive equal protection under the law and their rights are protected by legal constitutional system। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, सब्जेक्ट करती है गवर्नमेंट को, किसमें, रूल ऑफ लॉ में। मतलब डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो भी लॉ के अधीन है, लॉ के ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट को भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना होगा। जनरली पहले राजशाही क्या होती थी, राजशाही में जो राजा का मन होता था वो वैसे करता था, जो राजा का ही वचन जो है वही शासन होता था। पर डेमोक्रेसी में क्या है कि लॉ जो है वो सबसे ऊपर होता है, गवर्नमेंट को भी उसे अबाइड करना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि गवर्नमेंट भी लॉ के अधीन होकर ही काम कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड इन डेमोक्रेसी, रेस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, और इस कारण ही यहाँ पर ह्यूमन फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम और बेसिक ह्यूमन राइट्स, इन सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो ह्यूमन फ्रीडम को और बेसिक ह्यूमन राइट्स को कभी भी सप्रेस कर सकती है अपनी पावर्स को यूज़ करके। तो इस वजह से अल्टीमेट पावर्स लोगों के पास रहें, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है डेमोक्रेसी में, और इससे इंश्योर किया जाता है दैट ऑल सिटीजन्स ये रिसीव करें इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले, और उनके जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के द्वारा ही प्रोटेक्टेड हों, ताकि गवर्नमेंट उनको सप्रेस ना कर सके, और अल्टीमेटली लोगों के पास पावर्स हों, लोगों के पास फ्रीडम हो, लोगों के पास डिसीजन लेने की, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की प्रोसेस, पार्टिसिपेट करने का मौका हो। डेमोक्रेसी इंश्योर्स सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो डेमोक्रेसी इंश्योर करता है सिटीजन्स को क्या, कि वो पार्टिसिपेट कर सकें पॉलिटिकल सिस्टम में। किस बहुत सारे मेथड्स होते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी में सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला मेथड तो यही कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा भी लोगों से ओपिनियन ली जाती है, लोग प्रोटेस्ट करके अपनी मांग रखते हैं, लोग प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं, लॉबिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेमोक्रेसी में होती है, और इन सारे मेथड्स के द्वारा ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। और डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करती है राइट्स और फ्रीडम को, ये तो हमने पहले ही जाना था। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एक्सरसाइज्ड बाय ऑल सिटीजन्स डायरेक्टली और थ्रू देयर फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो पावर और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे सिटीजन्स के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। कैसे? डायरेक्टली, या तो खुद डायरेक्टली लोग डिस्कशन करें, पावर को एक्सरसाइज करें और डिसीजंस, या फिर अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लोगों का अपना चुनाव करे, कुछ लोगों का, और वो लोग फिर डिस्कशन करके डिसीजंस लें। इंडिया में यही सिस्टम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। लोकसभा है, पार्लियामेंट में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं, और वहाँ पर वो रिप्रेजेंटेटिव्स फिर उन लोगों के बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। डेमोक्रेसी underlines the principle of rule by the people, in which all citizens of a nation
determine public policy. Laws and action of the state together, either in a direct democracy or by representatives democracy. ठीक है, तो रूल बाय पीपल इसका क्या मतलब है? जहाँ पर सारे सिटीजन्स ऑफ द नेशन दे डिटरमाइन पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड एक्शन ऑफ द स्टेट। तो रूल बाय पीपल का मतलब क्या है कि जो सिटीजन्स हैं वो पब्लिक पॉलिसी डिटरमाइन करेंगे, वो लॉज डिटरमाइन करेंगे, वो अपने स्टेट का गवर्नमेंट के एक्शन को डिटरमाइन करेंगे। किस तरीके से? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो डायरेक्टली करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं। तो ये सारी बातें बार बार आ रही हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में बेसिक फंडा ही यही है, रूल बाय पीपल, जहाँ पर लोग इतने एम्पावर्ड हों कि वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। और इंडिया में धीरे धीरे इस चीज़ को हमेशा ये मांग होती है कि डेमोक्रेसी को और डीप किया जाए। डीप करने का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़े। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन्स हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सारे सिटीजन्स के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके, तो सबसे पहली बात कि रूल बाय पीपल इसका मतलब जो है यही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर लोग डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, अपनी ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं। और डेमोक्रेसी का जो मेन बेसिक पर्पस है दैट रूल बाय पीपल, जहाँ पर लोग डिस्कस करें, लोग डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट करें, वही ख़त्म हो जाता है। डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग अपना ओपिनियन दें। तो डेमोक्रेसी में ओपिनियन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोग अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकें। Democracy is generally defined as government by the people, that form of government in which sovereign power resides in the people as a whole and is exercised either directly by them or by officers elected by them। तो ये एक जनरल डेफिनीशन है, प्रॉपर डेफिनीशन है जो हमने अभी तक पढ़ा, पूरा उसका सार है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट लोगों के द्वारा, दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सोवरेन पावर रिसाइड्स इन द पीपल एज ए होल, जहाँ पर जो सोवरेन पावर है, सोवरेन मतलब जो अल्टीमेट स्टेट में जो फाइनल पावर्स जो होती हैं वो पीपल के पार होती हैं एज ए होल, या फिर जिसे वो डायरेक्टली खुद एक्सरसाइज करते हैं या फिर कुछ लोगों को इलेक्ट करके उनके द्वारा एक्सरसाइज करवाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल फॉर्म में डेमोक्रेसी कितने फॉर्म में, टाइप में एग्जिस्ट करती है। तो 3 टाइप की डेमोक्रेसी को हम बात करेंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये तीनों होती क्या हैं, और हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से ये सारे टर्म्स आपके सामने आते रहेंगे। इस वजह से हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आप प्लेलिस्ट के साथ देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आए, क्योंकि हो सकता है आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। तो जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। इस वजह से मैं इनको यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आप सारे वीडियोस को लाइन से देखें, क्योंकि मैं उन्हें इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कि एक एक करके धीरे धीरे जैसे परत खुलती है ना, वैसे ही एक एक कॉन्सेप्ट को मैं खोलता जाऊँगा, और जब आगे कॉन्सेप्ट्स बढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा समझना। आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, सोशल डेमोक्रेसी क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है, हर चीज़ डिफाइंड है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट फीचर्स द पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फीचर करता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, किसमें? गवर्नमेंट में। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करें, पॉलिटिकल राइट्स लोगों के पास हो। तो पॉलिटिकल राइट्स कैसे हों? आइदर बाय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स इन मेकिंग लॉज, या तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएं, डिस्कस करें, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में होता है, या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा वो ये चीज़ करें, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, हु डिटरमाइन पब्लिक पॉलिसी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। और यही डोमिनेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आजकल है। तो पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में लोगों का कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है, लोगों के पास कितने पॉलिटिकल राइट्स हैं। ये है बेसिक मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। देन सोशल डेमोक्रेसी क्या है? दिस टाइप प्रमोट्स सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, गिविंग स्ट्रेंथ टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, लेकिन हो सकता है कि सोशली लोग अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ क्लास जो है वो डोमिनेंट है, कुछ क्लास जो है
कोई पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है वही सारे डिसीजंस ले रहा है, और सोशल लेवल पे किसी जो माइनॉरिटीज़ हों उनको सप्रेस किया जा रहा है। तो सोशल डेमोक्रेसी में जी सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, और जब तक सोशल इक्वालिटी नहीं होगी तब तक पार्टिसिपेटरी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग में। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि सोशल डेमोक्रेसी भी हो, क्योंकि लोगों को वोटिंग राइट्स तो आप दे देंगे, लेकिन अगर सोशल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोशल लेवल पे लोगों के पास ये राइट्स नहीं है, बेसिक राइट्स नहीं है, तो वो कहाँ ही अपनी बात, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही सप्रेस्ड हैं, खुद ही ऑप्रेस्ड हैं। So it is based on the principle of social equality in all aspects of gender, status, beliefs, values and customs. तो सोशल इक्वालिटी सारे एस्पेक्ट्स में, जेंडर हो गया, स्टेटस हो गया, बिलीव्स हो गया, वैल्यूज़ हो गया, कस्टम हो गया। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए अगर जेंडर इनइक्वालिटी है और फीमेल्स जो हैं उनको उतने राइट्स नहीं है सोशल लेवल पे, फीमेल्स के पास पॉलिटिकल लेवल पे वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं, मान लीजिए ये अलाउड नहीं हो कि घर से वो बाहर जाके वोट दें, तो अगर सोशल लेवल पे इक्वालिटी नहीं होगी तो उनका पॉलिटिकल राइट भी यहाँ पर डिमिनिश हो गया। तो इसलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए सोशल डेमोक्रेसी भी इम्पॉर्टेंट है। या फिर ऐसा हो कि हाँ, एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि फीमेल्स को ये अलाउड ना हो कि वो इलेक्शन लड़ सकें, तो यहाँ पर भी उनके पॉलिटिकल राइट्स काफ़ी सप्रेस हुए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स में इक्वालिटी जब होगी तभी सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर होगी और तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी इंश्योर होगी। प्रमोट्स इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी इन फ्रीडम, तो अपॉर्चुनिटी में भी इक्वालिटी हो और फ्रीडम दोनों में इक्वालिटी हो तभी सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर होगी। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, मिनिमाइजिंग रिच पुअर गैप, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रेटर इकोनॉमिक इक्वालिटी अमंग वेरियस क्लासेस। तो बेसिक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि सभी के पास इकोनॉमिक लेवल पे इतनी अपॉर्चुनिटी हो कि वो पॉलिटिक डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि अगर इकोनॉमिक लेवल पे पॉवर्टी मान लीजिए है, लोग पुअर हैं, तो कहाँ ही वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास जॉब ही नहीं है, उनके पास बेसिक राइट्स नहीं है कि वो एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकें, हेल्थ की सुविधाएं ले सकें, उनके पास बेसिक रोटी कपड़ा मकान ये सारी सुविधाएं नहीं हैं जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो कहाँ ही हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ओपिनियन अपनी दें, अपनी पॉलिटिकल लेवल पे ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकें। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों के पास इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इट इज़ बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक राइट्स। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक राइट्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सोशल डेमोक्रेसी में सोशल राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सोशल राइट्स का मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोशल लेवल पे इक्वालिटी हो। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में होता है कि इकोनॉमिक राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक राइट्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, अफोर्डेबल एजुकेशन मिले, हेल्थ एक्सपेंस मिले, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, महंगाई ज़्यादा ना हो। अब थॉमस जेफरसन डेमोक्रेसी पर क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, अ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर इज वेस्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूजुअली इन्वॉल्विंग पीरियोडिकली हेल्ड फ्री इलेक्शंस। तो गवर्नमेंट जहाँ पर सुप्रीम पावर लोगों के पास हो एंड एक्सरसाइज बाय देम, वो एक्सरसाइज करें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर, या इनडायरेक्टली थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, जहाँ पर वो खुद के रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करें और पीरियोडिकली हेल्ड फ्री इलेक्शंस के द्वारा लगातार पीरियोडिक लेवल पे इलेक्शंस होते रहें, जैसे इंडिया में 5 साल में होते हैं। अब अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी पे क्या बोला है? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, और बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो लोगों के लिए, लोगों और लोगों के द्वारा, ये है डेमोक्रेसी का मतलब अल्टीमेटली रूल बाय पीपल। महात्मा गांधी ने क्या बोला है? माई नोशन ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट अंडर इट द वीकेस्ट शुड हैव द सेम अपॉर्चुनिटी एज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस कैन नेवर हैपन एक्सेप्ट थ्रू नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में ये भी इक्वालिटी की ही बात कर रहे हैं बेसिकली, कि सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और
जो स्ट्रॉन्गेस्ट भी हो और जो वीकेस्ट भी हो उनके पास भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ हों, और उसमें नॉन वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉडर्न और कॉन्टेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बारे में जानते हैं। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उसकी फॉलोइंग फीचर्स, जो आजकल की डेमोक्रेसी एक्सरसाइज की जाती है उसमें क्या है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर डेमोक्रेसी में है, दैट मस्ट बी केप्ट अप इन एवरीडे लाइफ बाय पॉलिटिशियन एंड अथॉरिटीज़। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पॉलिटिशियंस भी फॉलो करें, सारी अथॉरिटीज़ फॉलो करें। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ ऑल सोशल ग्रुप्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जो गारंटी करे बेसिक ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को, किसको, सारे इंडिविजुअल, और सारे इंडिविजुअल किसके, सारे सोशल ग्रुप्स के। तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन हो, और दूसरी बात ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जो सभी को फंडामेंटल राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटी करे, और स्पेशली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और अदर जो अंडर प्रिविलेज्ड हों उनको। और तीसरा, आजकल की डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाता है बिटवीन इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट। तो स्टेट के तीन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, एंड जुडिशरी यानी कोर्ट्स। तो इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट जो होता है, सरकार जो होती है, स्टेट को अगर हम देखेंगे तो सर बहुत ही ब्रॉड टर्म है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो तीन बेसिक स्टेट के स्तंभ होते हैं, पहला होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब जो डिसीजंस लेता है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी का मतलब होता है जो ये इंश्योर करता है कि सारे जो डिसीजंस लिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो इन तीनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर हो, मतलब इंटरमिंगलिंग ऑफ पावर ना हो, कोई भी एक दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करे। चौथी बात, मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, स्पीच, प्रेस एंड मास मीडिया, इन सब की फ्रीडम को इंश्योर किया जाता है। और रिलीजियस लिबर्टी इज ऑल्सो सीन इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जनरल एंड इक्वल राइट्स टू वोट, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, मतलब 1 पर्सन 1 वोट, सारे एडल्ट्स के पास वोटिंग राइट्स हो, ये भी देखा जाता है। मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी रूल भी देखा जाता है आजकल की मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मेजॉरिटी रूल मतलब जहाँ पर मेजॉरिटी रूल करती है, मेजॉरिटी के डिसीजन माने जाते हैं, और वहाँ पर फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस भी होते हैं साथ में, ऐसे इलेक्शन जो फ्री भी हों और फेयर भी हों। ऑल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बाई फ्री स्पीच, एवरी डिसीजन मस्ट बी एक्सप्लेन्ड बाई रीज़न। तो सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल की जाती हैं फ्री स्पीच के द्वारा, और एवरी डिसीजन, सारे जो डिसीजन होते हैं मस्ट बी एक्सप्लेन बाई रीज़न। तो ये इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में। फ्री स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकें। लोग अगर डिसीजन, जनता के गवर्नमेंट के डिसीजन से खुश नहीं हो तो वो उसको अपोज कर सकें। फ्री स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है रीज़न के द्वारा कि किस वजह से लिए गए हैं। दिस द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउज बोथ पीपल इन गवर्नमेंट्स टू मेक बेस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या है, आजकल के फॉर्म में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो क्या हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये पहले भी हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था, अब अच्छे से देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल क्वालिफाइड सिटीजन्स वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स दे रिप्रेजेंट। तो ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर सारे जो क्वालिफाइड सिटीजन्स हैं, इंडिया में जैसे 18 साल के ऊपर लोग हैं, वो वोट करते हैं ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने सिटीजन्स के बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं। देन इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली बाय विच पीपल वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और हर, जैसे इंडिया में 5 साल में इलेक्शन होता है, वैसे ही पीरियडिकली इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं। जनरली रिप्रेजेंटेटिव्स बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज, बट इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू इफ़ दे डू नॉट विश टू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो जनरली अगर देखा जाए तो आजकल पार्टी सिस्टम चलता है जहाँ पर कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे पार्टी से ही बिलोंग करें, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े हो सकते हैं। दूसरा होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी,
जहाँ पर सिटीजन पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, यहाँ पर लोग स्वयं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में डिस्कशन के द्वारा और भी टेक्निक्स के द्वारा और भी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा वो पार्टिसिपेट करते हैं। इट एम्स टू मेक पीपल इंटरेस्टेड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो टू मेक पीपल मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेड। तो ये एम करता है कि लोगों को इंटरेस्टेड करे। पहली बात, पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में। अगर लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रोसेस में, तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी वहाँ पर फेल होने लगती है। तो ये एम करती है कि लोग इंटरेस्टेड हों पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक प्रोसेस में, और लोग खुद डिसीजन जो भी लिया जाए उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें। अब मेजर कैसे किया जाता है और इवेल्युएट कैसे किया जाता है डेमोक्रेसी को? जैसे इंडिया कहता है कि इंडिया इज़ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, तो क्या पैमाना है जिसके द्वारा हम ये इवेल्युएट करते हैं, मेजर करते हैं डेमोक्रेसी को? तो दो हैं, एक क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब क्या है और क्वांटिटेटिव क्या है, ये देख लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है ऑफ डेमोक्रेसी? तो इट कैन बी मेजर्ड थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, क्वालिटेटिव में ये देखा जाता है कि लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। अगर प्रोटेस्ट हो रही हैं कि नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं कि नहीं, कैंपेन्स हो रही हैं, ओपिनियन मेकिंग हो रही है कि नहीं, लोगों के पास कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और कितने गारंटीड राइट्स हैं। तो इस सारे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया में ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो क्वालिटेटिवली हम ये मान सकते हैं कि इंडिया क्वालिटेटिव लेवल पे ये चीज़ें इंडिया में देखने को मिलती हैं, तो डेमोक्रेसी को अच्छा माना जा सकता है। और सोशल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ सोशल अपवर्ड मोबिलिटी ऑकरिंग विद इन द कास्ट सिस्टम, रिलीजियस, जेंडर एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। और क्वालिटेटिव लेवल पे ये भी देखा जाता है कि अपवर्ड मोबिलिटी हो रही कि नहीं। अभी तक मान लीजिए जो क्लास सप्रेस्ड रहा हो, जिसके पास पावर नहीं रही हो, उसको अपवर्ड मोबिलिटी मिल रही कि नहीं, उसको डिसीजन मेकिंग या पावर की पोजीशन में वो लोग ऊपर उठ के आ रहे हैं कि नहीं। और रिलीजियस, जेंडर, इन सारे पर्सपेक्टिव्स में इस लोगों के पास, लोगों की जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, इवैल्यूएट किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, लोगों के पास रहने की बेसिक जो सुविधाएं हैं इकोनॉमिक लेवल पे वो हैं कि नहीं। तो इंडिया ने इस पर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, पर इसमें काफ़ी होना अभी बाकी है। तो दोनों ही चीज़ में इंडिया को बोला जा सकता है कि डेमोक्रेसी में अब तक का सफ़र अच्छा रहा है, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। There are various other criterias by which democracy can be measured and evaluated. इसके अलावा और भी क्राइटेरियाज होते हैं जिसके द्वारा डेमोक्रेसी को मेजर किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है। जैसे कि सोवेरेनिटी, हाउ मच ए पॉलिटी इज एबल टू गवर्न इट्स डोमेस्टिक अफेयर्स एंड फॉरेन पॉलिसीज फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ अदर नेशंस। तो सॉवरेंटी कितनी है किसी नेशन से, मतलब इंडिया में अगर सॉवरेंटी का मतलब है कि अपने खुद के अफेयर्स, इंडिया में जो पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स चल रहे हैं, और फॉरेन पॉलिसीज़ कितना इंडिपेंडेंटली इंडिया इनको एक्सरसाइज कर पा रहा है, ये होती सॉवरेनिटी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा नेशन जो है वो डिक्टेट कर रहा हो। इंडिया के पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कितनी पावर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन अथॉरिटी, द डिग्री टू विच central government authority is preeminent throughout the territory claimed to be part of nation। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंडिया में कितनी पावर है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो उस टेरिटरी में जो कि बोलती है जिसे बोला जाता है कि वो नेशन का पार्ट है, उस टेरिटरी के अंदर उसके पास कितनी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इस ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है डिटरमाइन करने का कि डेमोक्रेसी कैसी चल रही है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है कि नहीं डेमोक्रेसी में, द एक्सटेंट टू विच एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय ऑफिशियल्स इलेक्टेड थ्रू नेशंस। तो जो लोगों को चुना जा रहा है क्या वही लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट कितनी पावरफुल है। जैसे कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ऐसा बोला जाता है कि इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उनके पास उतनी पावर्स नहीं, इस वजह से डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट वहाँ पर उतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, वहाँ पर मिलिट्री के पास अल्टीमेट पावर्स हैं। लेकिन इंडिया में जो लोग चुने जाते हैं वही अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसलिए इंडिया की डेमोक्रेसी ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है।
यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ज़्यादातर एडल्ट्स के पास वोटिंग राइट्स है कि नहीं, इंडिया में ये भी अब तक रहा है। टर्नआउट, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग एक्चुअल में अपने वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं इलेक्शन के दौरान। इंडिया में काफ़ी ये देखा जाता है कि लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग राइट्स में वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं कि नहीं, इंडिया में लगभग ये हर 5 साल में इलेक्शन किए जा रहे हैं। तो सारे पैमाने में हम देखते हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है एक सक्सेसफुल अब तक का प्रोसेस रहा है। फ्री और फेयर इलेक्शन है कि नहीं, कि एक्सटेंड टू विच पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कैन गेन एक्सेस टू द बैलेट एंड हैव देयर वोट्स काउंटेड एंड एलोकेटेड फेयरली, ऑल्सो द एक्सटेंड टू विच सिटीजन्स आर एबल टू रजिस्टर टू वोट विदाउट फियर एंड फेवर। तो फ्री तरीके से और फेयर तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, इंडिया में इलेक्शन कमीशन है जिसको अल्टीमेटली यही काम है कि वो इंश्योर करे कि इलेक्शंस फ्री और फेयर हों। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है किसी भी डेमोक्रेसी में। मीडिया और कैंपेनिंग, द डिग्री टू विच पार्टीज कैंडिडेट्स आर ग्रांटेड इक्वल एक्सेस टू मीडिया, तो सारी पार्टीज को इक्वल एक्सेस मिले मीडिया को कि अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें। इंश्योरिंग रूल ऑफ लॉ, द एक्सटेंट टू विच एग्जीक्यूटिव फॉलोज द लॉ डिफाइंड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रेटेड बाई जुडिशरी, तो जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, वो कितना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही हैं। ऐसा तो नहीं कि वो अपनी मनमानी करने लगी हैं। लेजिस्लेटिव पावर, द एक्सटेंट टू विच लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव विद पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, तो किस एक्सटेंट तक लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के द्वारा। जैसे गवर्नमेंट इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, बहुत सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन है और जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में आकर अपने डिसीजंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में हैं, इस वजह से इंडिया की जो डेमोक्रेसी अगर इवेल्युएट करेंगे तो इन सारे पैमानों में सही बैठती है। रूल ऑफ अपोजिशन पार्टीज, द एक्सटेंट टू विच अपोजिशन पार्टीज फंक्शन इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ रूलिंग पार्टी व्हेन इट मूव्स आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो अपोजिशन पार्टी जो है वो कितना अच्छे से अपना काम कर रही हैं कि मान लीजिए कभी गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर अगर काम करे तो अपोजिशन पार्टी का काम होता है कि वो उनको कंट्रोल करे। तो अपोजिशन पार्टी कितना फ्री होकर अपना काम कर पा रही है। जुडिशरी कितना इंडिपेंडेंटली है, द एक्सटेंट टू विच हाईएस्ट जुडिशियल बॉडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस, तो जुडिशरी जो है वैसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस को इंटरप्रेट करने में हिचकिचा रही हो, उसके जो पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हो। तो ये सारे पैमाने होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी को एसेस करने के। जुडिशियल रिव्यू, द एक्सटेंट टू विच द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडीज आर एबल टू रिव्यू एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन and other governmental actions in the light of constitutional provisions and to the extent to which such decisions are respected by other bodies, तो किस extent, the extent to which the highest judicial bodies are able to review acts of legislation and other governmental actions in the light of constitutional provisions, तो जो जुडिशल बॉडीज़ हैं, हाईएस्ट जुडिशल बॉडीज़ हैं, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, वो जो लेजिस्लेशन के एक्ट्स हैं और जो गवर्नमेंट एक्शंस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको रिव्यू कर पा रही कि नहीं, कि मान लीजिए कोई लॉ बना है या गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो जुडिशरी कितना इंडिपेंडेंटली ये तय कर पा रही है कि जो एक्शंस लिए गए हैं, लॉ बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। एंड द एक्सटेंट टू विच डिसीजंस आर रिस्पेक्टेड बाय अदर बॉडीज, और मान लीजिए कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऐसा लेता है या जुडिशियल बॉडी ऐसा लेती है तो बाकी जो सरकार है वो उस डिसीजन का सम्मान कर रही है कि नहीं। मान लीजिए सरकार कोई लॉ बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे बोलता है कि दैट इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तो ये तो हो गया जुडिशियल रिव्यू। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि इस डिसीजन को सरकार कितना सम्मान कर रही है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम प्रेस के पास कितना फ्रीडम है, द एक्सटेंट टू विच मेजर मीडिया आउटलेट्स आर इंडिपेंडेंटली फ्री टू एक्सप्रेस देयर डाइवर्स पॉलिटिकल एक्सपर्ट व्यूज एंड एबल टू रीच द सिटीजन, तो मेजर मीडिया जो आउटलेट्स हैं कितना इंडिपेंडेंट हैं, अपने डाइवर्स पॉलिटिकल व्यूज़ को कितना फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या फिर सिटीजन्स के पास रीच कर पा रहे हैं। सिविल सोसाइटी के पास कितना इंडिपेंडेंस है, द एक्सटेंट टू विच सोसाइटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट एंड एबल टू वॉइस ओपिनियंस क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, तो कितना एक्सटेंट तक सिटीजन्स जो हैं वो अपनी बात फ्रीली रख पा रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को मान लीजिए उनकी ओपिनियन जो है वो क्रिटिकल है तो कितना फ्रीली वो क्रिटिकल
असेसमेंट कर पा रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स का। सिविल लिबर्टी कितनी इंश्योर की जा रही है? द एक्सटेंट टू विच सिटीजन्स एंजॉय ऑल द फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, किस हद तक लोग उसको प्रॉपरली और इन रियलिटी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन अगर लोग मान लीजिए गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अलाउ नहीं कर रही है, तो यहाँ पर सिविल लिबर्टीज़, ऐसा बोला जाएगा कि सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस किया जा रहा है। तो ये सारे पैमाने होते हैं गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी को एसेस करने का, कि इतने सारे पैमानों पर अगर डेमोक्रेसी सही बैठ रही है, लोगों के पास सिविल लिबर्टीज़ हैं, लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस है, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टी, इनके पास पावर्स हैं, तो ये सारे पैमाने होते हैं। रिलीजियस फ्रीडम जैसे द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड टू मेंटेन रिलीजियस हार्मनी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि नहीं, लोगों के पास सारे विभिन्न धर्मों के लोग अपना रिलीजन प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एक्सेस है कि नहीं सभी ग्रुप के पास। द एक्सटेंट टू विच नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अचीव इकोनॉमिक एक्विलिब्रियम थ्रू इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ विच वुड मेक ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स। तो किस एक्सटेंट तक नेचुरल रिसोर्सेज रीडिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं जिससे कि इकोनॉमिक एक्विलिब्रियम अचीव किया जाए। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? इनकम के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, हेल्थ के द्वारा, कि सभी के पास अच्छी इनकम पहुँचे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हेल्थ की सुविधाएं मिले, जिससे कि इन लोग पॉलिटिक्स में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें। अब इंडियन डेमोक्रेसी के अचीवमेंट को देखते हैं पॉलिटिकल फ्रंट में। ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 में इंडिया हैड 54 पॉलिटिकल पार्टीज एंड नाउ इट हैज़ ग्रोन टू मोर देन 450 पार्टीज नाउ। तो 1951 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ था तब मात्र 54 पॉलिटिकल पार्टीज थी, अब 450 से ज़्यादा हो गई हैं। तो लगातार इंडिया में डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो लगातार डीप होता जा रहा है। इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 173 मिलियन सिटीजन्स वर गिवन राइट टू वोट, आउट ऑफ विच 44.87% exercise their right. In general election 2014, size of electorate increased to 814 million and voting percentage up to 66.4। तो पहले इलेक्शन में 173 मिलियन सिटीजन्स थे जिसमें कि 44.87% ने एक्सरसाइज किया वोट, अब बढ़ के 814 मिलियन हो गए और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। तो पॉलिटिकल फ्रंट में डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वेरियस ग्रुप्स और रीजनल डिमांड्स, इन सभी को इंडियन डेमोक्रेसी ने सक्सेसफुल एकोमोडेट किया है। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो रीजनल डिमांड्स है स्टेट्स हैं उनको स्पेशल राइट्स भी हैं। तो ये सारे रीजनल डिमांड जो हैं, अलग अलग ग्रुप्स की जो डिमांड्स हैं, उन सबको अच्छे से अकोमोडेट किया है इंडियन पॉलिटी में। 73rd और 74 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है उसमें और डेमोक्रेसी डीप हुई है। लोकल लेवल पे लोग अपने पंचायत में लोग वोटिंग कर रहे हैं और लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग होने लगी है। तो जहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड टाइप्स को रिजर्वेशन मिला है, वुमेन को भी रिजर्वेशन मिला है लोकल पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज़ में। तो ये सारी पॉलिटिकल लेवल पे डेमोक्रेसी इम्प्रूव हुई है इंडिया में। सोशल फ्रंट में अगर देखें तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि ट्रेडिशनली ये सारे जो ग्रुप्स थे वो अनरिप्रेजेंटेड क्लासेस थे, मतलब पॉलिटिकल पावर के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो उनसे ये दूर रहे थे, लेकिन इनको अब ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, पार्लियामेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और रिजर्वेशन की भी सुविधा की गई है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन एट्सेट्रा हैज़ बीन मेंटेन्ड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एट बर्थ हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम 36 ईयर्स इन 1951 टू 66 ईयर्स इन 2011 ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड हेल्थ प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी बढ़ी है गवर्नमेंट की के द्वारा, जो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ और हेल्थ प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके द्वारा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ये भी लगातार बढ़े हैं। इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो इंडिया में वास्ट एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, और इन 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इंडिया में एक थ्राइविंग एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है। बैंकिंग भी काफ़ी बड़ा है इंडिया का, डिजिटल कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई है।
और इंडिया ने फूड सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी भी अचीव की है थ्रू वेरियस रेवोल्यूशंस लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने कि ग्रेन प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया था ड्रास्टिकली। अब चैलेंजेस क्या हैं इंडियन डेमोक्रेसी के सामने, ये जानते हैं। चैलेंजेस अभी भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रेसी काफ़ी रैम्पेंट है, पॉवर्टी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, करप्शन है, कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म का मतलब जो इंटर रिलीजियस जो अभी भी मनमुटाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट। रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट का मतलब है क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं कि प्रॉपरली कुछ ही क्लस्टर्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, और बहुत सारा अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो नहीं पहुँच पाए हैं। इनएडिक्वेट जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी बात की जाती कि होनी चाहिए। तो ये सारे इंडियन डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस रहे हैं। तो ये सारा अभी तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में जाना। ये मैं जितना भी कोर्स चला रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इसके अंडर चला रहा हूँ, और इसमें हम प्री और मेंस कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं पॉलिटी का यूपीएससी के लिए। फॉर पीडीएफ नोट्स ऑफ द वीडियो विजिट www.dhamofupsc.com। तो अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.dhamofupsc.com। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं। सो डू विजिट द वेबसाइट। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप कोई भी नॉर्मल पेमेंट करना चाहें UPSC@UPI, UPSC@Kotak, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिला इस तरह के वीडियोज़ आपको बनाकर हम देते रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू गेट प्रॉपर एक्सेस टू द चैनल। आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट नेक्स्ट टाइम।